अच्छा जी, तो अब नॉर्मल अपनी रिवीजन वाला काम शुरू करते हैं, लेकिन रिवीजन में आज टेस्ट की डिस्कशन पहले होगी, ठीक है ना, इस टाइम के अंदर। तो जालिब वाला सवाल सबसे पहले डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है। ओके जी। मैंने इन बच्चों से कहा था कि पिछली क्लास में फिडेलिटी बॉन्ड मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो वो बता दूंगा बच्चों को ताकि रिकॉर्डिंग में मेरे प्री वाले बच्चे भी सुन लें, ठीक है। तो वो सुन लें जी। गल एडी कोई नहीं सी, लेकिन मसला ये था कि वो सवाल पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी था। ये इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 2 मिनट भी मैंने आपको आसपास नहीं करना चाहा, इररेलेवेंट सी बात थी। अब सुन लें। फिडेलिटी बॉन्ड जो है वो एक सिक्योरिटी के तौर पे 200 रुपये रखवाया गया है। वो किस लिए होता है? नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बंदा हमारा कैश को डील कर रहा होता है, रिस्क ये होता है कि वो उस कैश को ले गायब ना हो जाए। नॉर्मली एक कंट्रोल ये भी है कि डेली बेसिस पे उससे वो कैश ले रहे हैं, जैसे सवाल के अंदर था, ठीक है ना। एक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये रखती हैं, लेकिन स्टिल वो एक दिन का कैश तो उसके पास होता ही है। तो अंदाजे से ना, अंदाजे से कि कितना कैश एक दिन में नॉर्मली आ जाता होगा, वो एक अमाउंट जो है उस बंदे को मुलाजमत पे रखने से पहले उसको कहते हैं आप एज अ सिक्योरिटी हमें जमा करवा दो, ठीक है। और जब आप ये नौकरी छोड़कर जाओगे तो हम आपको, आपकी ये अमानत है हमारे पास, हम आपको ये क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये फिडेलिटी बॉन्ड उस सिक्योरिटी को कहते हैं। स्टूअर्ट को जब जॉब पे रखा तो उसको कहा कि 200 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवा दो आज, जब वापस जाओगे तो तुम्हें ये हम, जब छोड़ के जाओगे तुम्हें हम ये वापस कर देंगे। तो इसका मतलब ये 200 जब आपने उससे ले लिया तो ये उसकी अमानत है ना आपके पास, तो ये फिर आपके ऊपर लायबिलिटी है या आपका एसेट है? लायबिलिटी है। इसकी एंट्री जब इससे रिसीव किया होगा आपने तो एंट्री की होगी कैश डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। अब इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम आने का मतलब ये है कि ये शायद पिछले किसी साल के अंदर लिया था इससे ये बॉन्ड, ये सिक्योरिटी, और अभी तक ना वो छोड़ के गया है ना हमने उसको पैसे वापस किए हैं, ठीक है। तो ये एक लायबिलिटी है जो साल के पहले दिन भी लायबिलिटी थी और साल के आखिरी दिन भी लायबिलिटी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, पुराना ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है ये, अब टेस्ट होने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। इसलिए आना इसका ज़रा मुश्किल है। सवाल ही बड़ा पुराना है, आपकी पैदाइश से पहले का सवाल है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे लिखा हुआ था पेमेंट फॉर बॉटल परचेजेस, तो इस जुमले को पढ़ के ना, पेमेंट फॉर बॉटल परचेजेस, इस जुमले को पढ़ के जो पहली चीज़ ख्याल में आती है वो ये आती है कि इसकी एंट्री है परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या एंट्री है? परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही है। अच्छा, आपको नहीं 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 परचेजेस कहाँ आता है? परचेजेस तो नहीं, हम तो स्टॉक का अकाउंट बना रहे हैं, परचेजेस परचूजेस कोई नहीं, ठीक है। हम स्टॉक वो हम परपेचुअल सिस्टम वाली एंट्री करेंगे, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं, स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट है। मैंने कहा यार अच्छा ये भी लिख लो, मैं तो इन दोनों चीज़ों को ही कह रहा हूं कि ये नहीं है, ना इसको हम परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट कहेंगे ना इसको स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट कहेंगे। अगर ये कह देंगे ना तो हमारा आगे चल ही नहीं पाया करेगा, ठीक है, सही है। अच्छा, तो एक उसूल है जो हम आज एक बना लेंगे, सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं, हर पास पेपर के सवाल के लिए, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह ये अप्लाई होगा। वो उसूल ये है, पहले सुन लो फिर मैं लिखवा आपके लिए बोल रहा हूं, मैं लिखवाता भी हूं, पहले सुन लो। क्या? बैंक की या रिसीट पेमेंट की, ठीक है ना, बैंक की पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस का लफ्ज भी नजर आए, बैंक की पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस का लफ्ज भी नजर आए तो हम उसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही लिया करेंगे। पहली बात तो यह है कि यहां पर लिखा होता क्रेडिटर्स या पेमेंट टू क्रेडिटर्स, फिर तो लड़ाई नहीं थी। लड़ाई कहां पड़ रही है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? परचेजेस। अब मैंने यहां पे ना ज्यादा आपको उलझने नहीं दिया था पिछली क्लास में, का सवाल पूरा कर ले, वरना मैं थोड़ा सा गौर करवाता तो आप फंस जाते। यहां पे आप कहते लिखा हुआ है परचेजेस और आप कह रहे हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हम कह रहे हैं एंट्री करो इन्वेंट्री या स्टॉक डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, आप एंट्री कर रहे हो क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। तो ये क्यों कर रहे हो? इसलिए मैंने वहां उलझने नहीं दिया था, मैंने कहा चलो चलो बाजी लिख लो, आगे चलो। अब मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये ना करे ना हमारा सवाल आगे चल ही नहीं सकता, ठीक है।
ठीक है। और ये उसूल क्या है, हर 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 पास पेपर के सवाल पे अप्लाई होगा, किसी एक की बात नहीं कर रहा। देखो ना, मिसाल के तौर पे आप ये यहां पे लिखा हुआ है ना, यहां पे, इसको यहां लिखने की बजाय यहां पे लिख लेते, यहां पे लिख लेते, ठीक है। परचेजेस, ये कैश परचेजेस बन जाती। आपका क्रेडिटर का लेजर मुकम्मल ही नहीं हो सकता था, फिर ना ये मुकम्मल होता, ना यहां से फिगर यहां पे आती, ना यहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकलती, ना ये ना वो ना कुछ, सवाल पूरा नहीं हो सकता था, ठीक है ना। बहरहाल बहरहाल सवाल आपने इतना नहीं सोचना, आपने तो बस ये उसूल याद रखना है। अव्वल तो पहली बात ये, बैंक की पेमेंट साइड पे वो क्रेडिटर्स का लफ्ज ही लिखेगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो बैंक की पेमेंट साइड पे, ये कैश के लिए नहीं है, बैंक के लिए है। वो अलग बात है कि ये रिसीट पेमेंट अकाउंट में दोनों ही पड़े हैं, इसलिए यहां पर भी अप्लाई हो गया, वरना मैंने उसूल में यही लिखवाना है, बैंक की पेमेंट साइड पे, ठीक है ना। तो बैंक की पेमेंट साइड पे अगर तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिख दे, फिर तो जिंदगी ही आसान है ना। मसला कहां पे आता है कि बैंक की पेमेंट साइड पे परचेजेस लिख दे, परचेजेस भी लिखा होगा तो हम उससे क्या लेंगे, हमेशा देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। ये नहीं है कि किसी सवाल में जाके ये नहीं लगेगा, हमेशा ही ऐसे करेंगे, ठीक है। तो लिख लो इसको, यहां पर स्टार लगाओ, परचेजेस के साथ स्टार लगाओ, और स्टार लगा के सफे की यहां पर टॉप पे स्टार लगाओ, और ये उसूल लिखो। अब लिख लो, ये उसूल लिखो, तब तक मैं टेस्ट को जरा यहां पर ले आऊं, ठीक है। लिखो जी, बैंक की पेमेंट साइड पर, बैंक की पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस का लफ्ज भी नजर आ जाए, बैंक की पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस का लफ्ज भी नजर आ जाए तो हम उसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही लेंगे। अच्छा ये देखो, ये सुबह वाली क्लास का सवाल है, ओहो कौन सा ज़्यादा अच्छा हुआ है, और ये पूरा नहीं आ रहा, ये देखो आगे से, है ना। अच्छा ये अभी इन प्रोसेस है, ठीक है, सॉरी। क्या कह रहा था मैं, बैंक की, लिखो लिखो, अपना काम करो, छोड़ो। बैंक की पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस का लफ्ज भी नजर आ जाए तो हम उसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही लेंगे, ओके। ये उसूल अब याद रखना है, ये हमेशा लगना है, इसकी लॉजिक कोई नहीं है, बता के तो आया हूं लॉजिक। सवाल पूरा नहीं हो सकता, बस लॉजिक यही है इसकी, इसके बगैर सवाल पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे सवाल चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो कैश परचेजेज होंगी, अगर कैश में परचेज लिखा होगा तो वो यही होगा जो थोड़ी देर पहले लिखा था, कैश डेबिट, ये परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, या स्टॉक का अकाउंट बन रहा है स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट, वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं होगी, ठीक है। ओके जी, माशाल्लाह से 3 सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 1 आई कैप की रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, आसान था, हो गया था। आपस की बात है, मैंने भी नहीं देखा अभी तक इसका सॉल्यूशन। मेरा एक उसूल है, ये मेरी और आपकी आपस की बात है, किसी और को नहीं बताना, ठीक है, कि जो रीसेंट टाइम का सवाल होता है ना, मैं नॉर्मली उसको देखा नहीं करता, बल्कि जब मैं वो टॉपिक करवा लेता हूं तो या बच्चों को असाइनमेंट में दे देता हूं या टेस्ट में दे देता हूं, क्योंकि वो फिर मेरा भी टेस्ट होता है, आपका भी टेस्ट होता है, तो थोड़ा सा उसमें ये पता लग जाता है कि अगर 60-70% बच्चे ने वो सवाल अटेम्प्ट कर लिया है तो इसका मतलब तैयारी हमारी ठीक है, ठीक है। बाकी अभी आखिरी महीना पड़ा है, 2-3 रिवीजन और करेंगे, मॉक देंगे, एफर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह और बेहतरी ही आएगी, ठीक है ना। तो बहरहाल मैंने अभी खुद नहीं देखा इसका सॉल्यूशन, मैंने बस सवाल उठाया, उठा के टेस्ट में डाल दिया। वैसे भी मैं 2 दिन पहले, तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले हज से आया था, संभल ही नहीं पाया था, तो मैंने नहीं देखा सवाल के इसका। मैंने कहा जो होगी देखी जाएगी, बच्चों को बैंकों पर्चे का सवाल है, पर्चा ही है। तो नॉर्मली मैं रिसेंट टाइम का सवाल देखता तब हूं जब टेस्ट में आपको दे लेता हूं, टेस्ट आपके पास चला गया उसके बाद फिर मैं देखता हूं, अच्छा यार ये सवाल था, क्या किया, ये होना चाहिए, सोल्यूशन देखा, हाँ यार यही हुआ है, अच्छा चलो फॉर्मेट डिफरेंट है तो अपने हिसाब से कर लेते होते हैं हम, बस इतना सही होता है, ठीक है ना। तो अगर आसान लगा तो अच्छी बात है, डिस्कस कर लेंगे। ये एमसीक्यू नया था, ये मैंने रिपीट कर दिया था। अच्छा, ऑरेंजेस लिमिटेड, मौसम तो अभी कोई नहीं है, पर माल्टों का मौसम तो कोई नहीं है। सरगोदा का कौन कौन है, हाँ देखता हूं मैं अभी इस दफा कैसे नहीं आते मेरे पास माल्टे, ठीक है ना। अब ये ना कहना सर ताडा भी तो वही डिवीजन है, अच्छा सॉरी सॉरी, कैंसिल ना कर देना, कैंसिल ना कर देना, ठीक है सर जी, ताडे वालों साढ़े आगे बस कैंसिल, ओके जी। वही मैं कह रहा था, ये इस तरफ आएगा, ही विल कम देयर, कोई लोड नहीं है मेरे को। अच्छा जी, ऑरेंजेस लिमिटेड, ऑरेंजेस लिमिटेड
एक अच्छा सवाल था, ये कैसा रहा? ले, अच्छा, ये सवाल 23 नंबर का था। कितने बच्चों को लगता है कि कम से कम इसमें से 12 नंबर ले लेंगे? 12 से ज्यादा वाले भी इसमें शामिल हैं, हाथ खड़ा कर लें। 12 या उससे ज्यादा नंबर इसमें आ जाएंगे, वो हाथ खड़ा करें। और कितनों को लगता है 12 भी नहीं आएंगे? अब जिन बच्चों ने दोनों तरफ हाथ नहीं खड़ा किया वो कौन लोग हैं भाई? 12 से ऊपर वाले 23 भी उसी में ही आता था। चलें चलें, इसको भी देखते हैं। पहले मेरा दिल है आज हम जालिब इंडस्ट्रीज को डिस्कस करें, ठीक है? इसके अंदर जो टेक्निकल बातें हैं दो चार, वो अगले 10 से 15 मिनट में हिम्मत करके बैठना थोड़ा सा, ठीक है ना? कोई थ्योरी नहीं है, सवाल है, सवाल है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है। मैं ये सारा सवाल डिस्कस करना चाह रहा हूं। उसके बाद भाई भागने नहीं दूंगा मैं, ऐसे कैसे तुम भागोगे? ऐसे अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, अच्छा जाएं जाएं, ये ले लीजिएगा लेक्चर लाजमी। अच्छा, अब ये आपने करना क्या है, ये आपने ना घर जाके इस सवाल को अटेम्प्ट करना है मेरी डिस्कशन सुनने के बाद, ठीक है? क्वेश्चन पेपर नहीं है तो लेके जाना भाई। क्वेश्चन पेपर साके वो कहेंगे जो क्वेश्चन पेपर्स इनके पास ही कह रहे थे आप लोगों ने ले लिए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स उन्हें कहें लेकर आए। नहीं जाएं जरा, साके को कहें कि सारे क्वेश्चन पेपर्स लेके आए। क्लास से निकलते हुए एंड से उठाते जाना और जाते जाना, ठीक है? अच्छा, सवाल आपने घर पे अटेम्प्ट करना है पूरी ईमानदारी से। दोबारा मैं डिस्कस सारा कर रहा हूं, ठीक है? जो कमी बेशी थोड़ी बहुत रह भी जाएगी उसकी मैं आपको अवेलेबिलिटी पूरे इस सवाल का पूरा सॉल्व हुआ सवाल मैं आपको अवेलेबल करूंगा जब मेरा दिल करेगा। हो सकता है कल ही कर दूं, तब तक नहीं अवेलेबल करूंगा जब तक चेक नहीं कर लूंगा। तो मैं इंशाल्लाह कल चेक करूंगा आप लोगों के रजिस्टर्स के ऊपर जालिब इंडस्ट्रीज की अटेम्प्ट। अगर मैंने देखा कि 90% तक बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है क्लास के अंदर इस सवाल को, तो बाकी 10% वही हैं जो उन सवाल नहीं करते, जो जिन्होंने अगली बार पर्चा देना होता है, इस बार नहीं देना होता, वो रह जाते हैं जो। तो जब इतने रह जाएंगे तो फिर मैं बाकियों के लिए इस लेक्चर की डिस्कशन, टेस्ट की डिस्कशन में ये सवाल अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है? अभी डिस्कशन करते हैं। Jalib Industries Limited is a listed company. The relevant information contained in financial statements for the year ended 31 December 15 is as follows. देखिए सीट तो नहीं जा रही। अच्छा सुने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों के लेजर बनाओगे भाई। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का लेजर आपने बनाना सीखा हुआ है, आपने बस क्या करना है, CWIP का जब लेजर बनना है इसमें ओपनिंग आएगा, क्लोजिंग आएगा, फिर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगी, कहीं ना कहीं क्या, यहां पे देख लेते हैं ये ए। प्लीज बेटा चुप करें ना, मुझे भी लग गई समझ के, आप लोगों को समझ आ गई थी सवाल की, फिर भी मुझे डिस्कस करने दें सर, आराम से बैठे थोड़ी देर। ड्यूरिंग द ईयर एन अमाउंट ऑफ 42 million was transferred from CWIP to PPE। तो PPE डेबिट और CWIP क्रेडिट 42 से। अब इसका अपना BDCD आ रहा होगा, ये CWIP से आने वाला इसलिए लिखा कि अगर ये यहां पे ना लिखते तो बैलेंस फिगर निकालते हुए ये भी कैश में शामिल हो जाता। हालांकि ये एडिशन इन PPE नहीं है, ये CWIP से आया है। हाँ, CWIP के अकाउंट से अपना एडिशन निकलेगा कैश बैलेंसिंग। वो क्या है, वो वाले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के खर्चे थे जिसकी मैंने एंट्रीज आपको सिखाई थी। मैं कह रहा था CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, ये ईंटें खरीद ली, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट ये रेत, सीमेंट, बजरी खरीद ली, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट ये। मुझे अभी भी याद है, अगर कहो तो मैं वो लेक्चर ओपन करूं। गुस्सा आज हराम नहीं है, देख लें। अब पहुंच ही गए हैं, आप देख ही लेते हैं, आप पहुंच ही लेते हैं, अब पहुंच ही गए हैं, देख ही लेते हैं। ये फैम वाला सवाल था नहीं, ये वाला बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे कैश नजर आ रहा है, ये क्या है, एडिशन इन CWIP। क्या है एडिशन इन, जब मूवमेंट बनाई थी ना इस नोट के अंदर तब भी यही कहा था, ओपनिंग प्लस एडिशन इन CWIP लेस ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग। ठीक है, मैंने कहा जरा याद करा दूं आप लोगों को, ठीक है, नहीं है अजाब याद माजी। ठीक है जी, तो PPE हो गया, CWIP हो गया, और एडजस्टमेंट 1 भी साथ ही भुगत गई। एडजस्टमेंट 1 में कोई मसला है तो बताएं,
लेकिन सवाल पूरी ईमानदारी से दोबारा करना है। जिन्होंने टेस्ट में किया हो वो भी दोबारा करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। ठीक है जी। अच्छा, द कंपनी सोल्ड पीपीई हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15 फॉर 10.4। इतनी आसान एडजस्टमेंट, इतना आसान सवाल। ये आईकैप का ही सवाल है, पुराना, इतना पुराना भी नहीं है, FAR 2 में आया था। इजी नहीं लेना, हाँ ये आसान है। अल्लाह की तरफ से एक चीज आसान अगर हो जाए आपके लिए तो शुक्र किया करो उस पर। ठीक है, ये हो जाएगा 60-70% सवाल इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो लाजमी हो जाएगा। ठीक है जी। डिस्पोजल में वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक एसिड जिसकी बुक वैल्यू, पीपीई का काउंट बुक वैल्यू पे ही बना रहे हैं, एक एसिड जिसकी बुक वैल्यू है 15 मिलियन, वो बेचा है 10.4 मिलियन। तो यहां से निकल गया 15 मिलियन डिस्पोजल में। ठीक है, यहां पे 15 मिलियन आ गया पीपीई से, और कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, यहां पे कैश आ जाएगा 10.4। तो 15 वाली चीज 10 की गई तो लॉस 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 कितना, 4.6। अब ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं था, डायरेक्ट मेथड था। क्या था? डायरेक्ट। ठीक है, पहली बात तो ये कैश ने जाना है कहां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इनफ्लो। लेकिन ये जो लॉस है ना, लॉस, ये रिवर्स सिर्फ तब करेंगे अगर ये किसी एक्सपेंस में छुपा पड़ा हो। ठीक है, और शायद छुपा पड़ा था। एनीवेज, अच्छा चलो लब भी लेने हैं। 4.6 का लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ओह ये अलग पड़ा है, अगर ये अलग पड़ा है तो इसको जस्ट इग्नोर कर देंगे। ये जुनेद जंजुआ वाला सवाल बन गया। लॉस ऑन डिस्पोजल तो आ रहा है, लेकिन ये लॉस ऑन डिस्पोजल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के 554 में छुपा नहीं पड़ा। अगर वहां छुपा पड़ा होता तो निकाल देते बाहर, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हां 10.4 को नहीं भूलना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी के तौर पे पॉजिटिव लिखते हुए। ठीक है, यहां तक कोई मसला नहीं? जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, डिस्पोजल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जबानी काम चलना था, 10.4 को लिख लेना था आपने, जबानी देख लेना था 4 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है गेन या लॉस, ये तो सामने फेस पे ही पड़ा है, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन को बना ले तो गुनाह भी नहीं है जी। जंजुए में नहीं किया था, ये जंजुए वाला काम करना है, संडे वाले में किया था। उसमें उसने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड लॉस ऑन डिस्पोजल, तो फिर हमने माइनस किया था। यहां पे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को। ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, सेलिंग एंड, क्या सवाल ने कहीं लिखा हुआ है कि ये इसमें छुपा पड़ा है? और अंधा भी हो तो वो देख ले, नहीं खैर अंधा तो नहीं देख सकता, सुन तो लेगा बहरहाल कि ये अलग पड़ा है और ये अलग है, कहां पे उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये जंजुए वाला सवाल है। ठीक है ना, ये संडे ट्रेडर्स नहीं है इस एडजस्टमेंट की हद तक। जी जाग रहे हो भाई? टेस्ट दिया था तुमने, हैं? कैसा हुआ था तुम्हारा टेस्ट? अच्छा चलो, अच्छा जी, तो एडजस्टमेंट बी में कोई मसला है तो पूछ लें। चलें आगे। Depreciation for the year amounted to 27.7. 60% of the depreciation is charged to cost of sale. तो 40% किधर गई फिर? देखो नॉर्मल ये assumption लोग है ना, अगर वो कह रहा है 60% जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है, तो फिर बाकी की कहां पड़ी होगी? फाइनेंशियल चार्जेस में थोड़ा ही हो सकती है, टैक्स एक्सपेंस में थोड़ा ही हो सकती है। फिर नॉर्मल असम्पशन लेंगे कि बाकी 40% कहां पड़ी है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो डेप्रिसिएशन कितनी है टोटल, कितनी है? 27.7। तो 27.7 का 60% और 27.7 का 40%। कितने बच्चों ने ये जज कर ली थी बात ऐसे करनी है? जी, दूजा भी सोचना सी ना। ठीक है, लकीर के फकीर, लाइन के बैगर्स, कुछ तो खुद भी सोचा करो जी। 27.7 का 60%, 16.62 और 40% 11 अब देखो होना क्या था, दो लेजर्स हिट होने थे इस एडजस्टमेंट से। एक आपका इन्वेंट्री है, स्टॉक है, स्टॉक लिखा हुआ है। एक आपका स्टॉक का लेजर बन रहा था, दूसरा आपका एक्सपेंस का लेज रा बन रहा था। ठीक है, एक्सपेंसेस, ऐसी आवाज आई थी ना, कंसोलिडेटेड एक्सपेंसेस जी। अब
यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल ने आना होता है और यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने आना होता है। ठीक है, ये दोनों ही स्टार स्टार हो गए, इस स्टार इधर स्टार गिवन फिगर सवाल से मिलनी थी, माइनस इसमें से करना था 16.62 और इधर वाले स्टार में जो सवाल में गिवन फिगर है उसमें से माइनस करना था 11.08। लाल वाले मार्कर से मैंने लिखा था, आपको याद हो संडे ट्रेडर में डेप्रीसिएशन है, और बताया था जबानी हो सकता है डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ सेल में भी पड़ी हो, तो कुछ फर्क नहीं है, ऐसा ही काम कर लेना है वहां पर। अच्छा वो फिगर भी बता ही दो, अब फिर आप कहोगे ऐसे ही। कॉस्ट ऑफ सेल है 1174.5 है 17 है, अच्छा सॉरी 1774.5 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 554। समझ आई? ये जनाबे वाला एडजस्टमेंट नंबर सी का कट्ठा चट्ठा। कोई मसला? ऐसे कितने बच्चों ने किया था? हाथ बड़े काम में, मसला कोई नहीं है। क्या हुआ फिर? देखो छोटी छोटी बातें हैं, सोचनी है, क्रिटिकली पर्चे को करते ही नहीं हो, फिर आईकेएप में ये क्रिटिकल लेवल क्रिएट ही नहीं हो पाता। आपको हर टेस्ट क्या, हर होमवर्क का सवाल ऐसे करना चाहिए कि मैं आईकेएप के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, इतना टाइम है मेरे पास, मैंने इस सवाल को करना है, तभी माइंड जो है वो उस लेवल पे ऑपरेट करता है जिस पे ऑपरेट करना चाहिए उसको। तो ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी पड़ेगी, वरना पर्चे में जाके पहली बार ये प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपसे, फिर ये ना हो पाएगा। ओके, तो मसला है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलें। जी बोले बेटा, क्यों भाई कह रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा? क्लोजिंग बैलेंस चेंज नहीं होगा, कैश की फिगर चेंज हो जाएगी बस। कैश की फिगर बैलेंसिंग हमने सही निकाल लेनी है। क्लोजिंग बैलेंस उनकी कॉस्ट ऑफ सेल का है, स्टॉक का है, स्टॉक काउंट करके हमने निकाला हुआ है। ठीक है, स्टॉक के अंदर तो डेप्रिसिएशन पड़ी ही नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ सेल असल में ना, अब आप लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो पढ़ के आए होंगे, कितने बच्चों ने इंट्रो पढ़ी हुई है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये ओवरहेड्स के अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह आती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल अगर उसके अंदर पड़ी है तो पड़ी है। क्लोजिंग स्टॉक का तो तरीका ही डिफरेंट है। इन्वेंट्रीज तो मैंने आपको खुद रिवाइज करवाया है, हमने काउंट करना है, उस पर रेट लगाना है और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना है। ठीक है, और सही है, जब तक कि वो कहे ना दे क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड, तब तक आपने उसमें से माइनस नहीं करना क्लोजिंग में से, अगर अनलेस के वो खुद कह दे कि क्लोजिंग में इंक्लूडेड है ऐसी फिगर डेप्रिसिएशन वगैरह की। ठीक है ना? ओके, और जी और कोई सवाल? टिक कर रहा हूं फिर, कोई मसला? अरे वाह, फेवरेट। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1 मिलियन। मैंने आपको कहा था इनडायरेक्ट मेथड में इसे क्या करना है, इग्नोर। और इट इज पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%। इसको भी मैंने कहा था देख लेना, अगर डेटर्स नेट ही पड़े हैं तो इसको भी इग्नोर करो। लेकिन ये कौन सा मेथड था जब इग्नोर करते थे, उसकी बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट। साथ ही कल आपको जाते जाते बताया था, ध्यान कर लेना, जाते कल नहीं बल्कि आपको तो परसों ही बताया था मैंने कि ध्यान करना, अगर डायरेक्ट मेथड हो तो डेटर का लेजर बनाना जरूरी, और डेटर का लेजर हमेशा बनता है ग्रॉस पे और प्रोविजन का लेजर बनता है अलग। तो खुदा ना खास्ता डेटर का बैलेंस नेट पड़ा होगा, जो कि बैलेंस शीट में नेट ही होता है, तो अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन की डिटेल बताएगा। नेट डेटर्स को आप ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे पहले, और फिर आप डेटर का लेजर बनाएंगे ग्रॉस पे और प्रोविजन को रखेंगे अलग। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट अब देखते हैं। ठीक है, आए हम जनाबे वाला, और ये ट्रेड डेट्स नजर आ रहे हैं, ये ट्रेड डेट्स बैलेंस शीट में पड़े हैं, तो ये कौन से होंगे? लाजमी बात है ये नेट होंगे। क्यों? ग्रॉस होते तो प्रोविजन फेस से पड़ी होती, या यहां पर नेगेटिव साइन के साथ आ रही होती है एसेट साइड पे, या लायबिलिटीज में पड़ी होती, कहीं ना कहीं तो पड़ी होती प्रोविजन। अगर डेटर्स ग्रॉस होते तो प्रोविजन का नजर ना आना
और अदर इंफॉर्मेशन में प्रोविजन का होना यह बता रहा है कि प्रोविजन तो है लेकिन डेटर्स क्या हो चुके हैं, उससे नेट हो चुके हैं। तो बैलेंस शीट के फेस पे तो नेट डेटर्स ही जाया करते हैं, प्रोविजन तो हम वर्किंग्स के अंदर नेट कर लिया करते हैं डेटर्स में से। ठीक है, तो डेटर्स कौन से हैं फिर? बोले भाई, बोले बोले, आज बोले भाई। डिप्रेशन हो गया तुम्हें? हाँ जी, सवाल। अच्छा देखो, अब आपका ये डिप्रेशन दूर होगा रिजल्ट वाले दिन, जब आपकी इतनी गलतियों के बावजूद 23 में से 13-14 नंबर आपको मिल जाएंगे ना, तो आप कहोगे यार इन्नी चवला मार के भी इतने नंबर आ गए ने, थोड़ा सा ध्यान न कर लेंदा, या जब तक मैं प्रेप लीव करने के बाद, तैयारी करने के बाद पेपर में पहुंचूंगा तो तब मेरा क्या लेवल बन चुका होगा। सारा सवाल तो वैसे भी सही करना मकसूद नहीं है, मतलूब व मकसूद क्या है कि आप 60-70% सवाल सही कर लें, दैट्स इट। हर सवाल 60-70% सही कर लें, पर्चा पास, बाकी इससे ज्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ग्रॉस डेटर्स लेस प्रोविजन और नेट डेटर्स। परसेंटेजेस गिवन है हमें, सिर्फ परसेंटेजेस नहीं, सिर्फ परसेंटेज गिवन है। क्या कह रहा है? इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5%। तो प्रोविजन अगर वो 5% मेंटेन करते हैं तो फिर 100 में से परसेंटेज की बात करें तो 5% लेस होकर नेट डेटर तो 95 होंगे। और अगर प्रोविजन की परसेंटेज 3% होती तो नेट डेटर 97 होते, प्रोविजन की परसेंटेज 10% होती तो नेट डेटर 90 होते। ठीक है, अब सवाल के अंदर रुपीज में फिगर गिवन थी। ठीक है, क्लोजिंग भी और ओपनिंग भी। ठीक है, ये रुपीज में फिगर्स गिवन थी। ठीक है, समझ आ जाना मकसूद है भाई, आई कैप में जाने से पहले पहले समझ आ जाए, असल ये मकसद है। ठीक है, टेस्ट में पूरे नंबर आ गए, कौन सा तीर मार लिया अगर आई कैप में फेल हो गए तो इसलिए मैं एक थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ही रहता हूं, ताकि आपको ये अनसीन वाला एलिमेंट अप्लाई करने की आदत रहती रहे हमेशा। ठीक है, पर्चे में जाने से पहले तो सब समझा ही देता है बंदा जी। तो डेटर्स आ रहे हैं, ओपनिंग 24.7, क्लोजिंग 28.5। ठीक है, तो मुझे जरा लिखवा दें 24.7 और 28.5। अब इधर से जाना है ग्रॉस पे, 24.7 95% है, इसको 100 पे लेके जाना है। तो 24.7 डिवाइडेड बाय 95 इंटू डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, नेट को 26 एग्जैक्ट। तो ये क्या बन गया फिर 1.3। बैलेंसिंग निकाल लो ना। ऐसे ही 28.5 को डिवाइड बाय 95 करो, इंटू 100 करो, 30 है, तो फिर ये 1.5 आ गया। अब ये दोनों लेजर्स वजूद में आने लगे हैं जी, मार्जे वजूद में आए। डेटर्स बड़े फखर से आज आप लिखोगे ग्रॉस और प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जी बच्चों बोलो, डेटर्स का ब्रॉड डाउन कितना होगा? ये आपने फिगर उठानी है ग्रॉस वाली जी। ब्रॉड डाउन बताइएगा। सॉरी प्रोविजन लिखने लगा था। ब्रॉड डाउन 26, कैरी डाउन 30। प्रोविजन का ब्रॉड डाउन 1.3 और कैरी डाउन 1.5। तो ये दो लेजर्स बनने थे। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने ये दोनों लेजर्स बना लिए थे ऐसे? 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिड में कोई भी नहीं, 7। वेरी गुड। अच्छा 8-9 हो गए। 250 में से कुछ भी नहीं है ये। चले सुने, समझ तो सबको आ गई ना। अच्छा अब देखो, चूंकि प्रोविजन का अकाउंट बन रहा है और डेटर का लेजर भी ग्रॉस से बन रहा है और ये डायरेक्ट मेथड है, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को भी इग्नोर नहीं करना, उसकी एंट्री पास करो। उसकी एंट्री क्या थी जरा याद करके बताओ मुझे। बैड रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ को क्रेडिट करके प्रोविजन को डेबिट किया। तो मैंने कहा था ये बैड डेट रिटर्न ऑफ को बीच में से निकाल ही दो, डायरेक्ट एंट्री किया करो। प्रोविजन डेबिट और डेटर क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? 1 मिलियन। प्रोविजन डेबिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेटर्स में क्रेडिट। ठीक है, ये बैड डेट ये सिखाया था ना ये। इसको क्या हुआ है? स्ट्रेस, डिप्रेशन। दवाई दो इनू कोई। ओके
अच्छा जी, अब अगले पॉइंट में प्री पेमेंट्स हैं, फिर ग्रेचुटी है, फिर ग्रेचुटी पता नहीं क्या होती है, फिर एक्रूवल है और फिर एक डिविडेंड है। अच्छा चलें ठीक है। अब जाके देखा इनकम स्टेटमेंट में तो सिर्फ सेल नजर आ रही है, पूरे सवाल में कहीं नहीं बताया कि ये सेल कैश है या क्रेडिट। खामोश हो तो क्रेडिट अज्यूम करते हैं। अच्छा ना भी खामोश होता तो जितनी भी ये सेल्स थी ये सारी की सारी उठ के कहां जानी थी, डेटर के। तो 2535 सेल्स यहां पे आके लिखोगे 25। आपको कहा था कि अब नॉर्मेलिटी सवाल बताया करेगा, खुद से कभी अज्यूम नहीं करनी, तो आज अब नॉर्मेलिटी सवाल ने बताई तो लिख दिया जहां पे उसको लिखना था। अब यहां से क्या निकलेगा, बैलेंसिंग क्या निकलेगा, हाँ कैश पेड टू, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप मिस कर गए होंगे, इस लेजर में से एक फिगर होगी बैड डेट एक्सपेंस की निकलेगी, जो आप निकाला करते थे बैलेंसिंग, जो जाती थी प्रॉफिट एंड लॉस में। कितनी फिगर है बताओ, बताओ बैलेंस फिगर निकालो। 1 ये 1.2 मुझे दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे कहां पड़ा है। एक्सपेंस तो ये है, कहां पड़ा है, फेस पे नजर नहीं आ, सेल में होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में होगा नहीं, टैक्स एक्सपेंस में होगा, फाइनेंस कॉस्ट में होगा नहीं, फिर नॉर्मल अजम्पशन लो ये इधर ही होगा। ठीक है, ये भी नॉन कैश है, ये भी क्या है, कितना है जी 1.2 है, वो भी इससे पड़ा हुआ है। तो मेरे दोस्तों ये आप भूले, आइंदा नहीं भूलोगे जिंदगी में। 1.2 बैड डेट एक्सपेंस कैसा रहा, सवाल खूबसूरत था हैं, मानोगे ये तो। अच्छा सुनो, ये फुल ट्रीटमेंट, ये 1.2 एक्सपेंसेस में से माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर में से, ठीक है, और ये निकलेगा यहां से, ठीक है। करीब ले आओ अगर किसी ने देखना हो इकट्ठा इनको, तो बाकी आसान ही था जी, ये चीज भी आपको असल में करवाई नहीं हुई थी जानबूझ के, थोड़ा सा आप सोचो, वरना चीज ये भी मुश्किल नहीं अगर एक बार की हुई हो तो, ठीक है। चलें आगे, तस्वीर बना ले घर जाके फिर नकल कर लें। जी सर क्या बेशरम। अच्छा जी टाइम हो गया कुछ बच्चों का, आप सुने इधर। प्री पेमेंट्स में पड़ा है एडवांस टैक्स, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, प्री पेमेंट से निकालेंगे। लेकिन आज पहली बार ऐसा होता नजर आ रहा है आपको, ओए कहीं पे नजर ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है प्री पेमेंट में छुपा पड़ा है, इधर पड़ा है एडवांस टैक्स। तो भाई टैक्स का तो हम क्या बनाते हैं, लेजर। जबानी बताया था आपको कि टैक्स पेएबल में नहीं, कभी कभी रिसीवेबल एडवांस भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। आपने अपने टैक्स के लेजर में ओपनिंग क्लोजिंग इधर लिख लेना है। कितना जी 1.4 क्लोजिंग है और 2.2 ओपनिंग, बाकी लेजर वैसे ही बनना था, ठीक है। कैश की फिगर इस तरफ, एक्सपेंस की फिगर इस तरफ, लेकिन ये ओपनिंग क्लोजिंग जो है ये वो कह रहा है प्री पेमेंट और अदर रिसीवेबल में पड़े हैं, तो इनको इधर से निकाल लो। ओपनिंग में से ओपनिंग को माइनस करना था, क्लोजिंग में से क्लोजिंग को माइनस करना था, इनको सॉरी ये, और इनको पाक साफ करके लेकर जाना था एक्सपेंसेस के लेजर में। वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं है एक्सपेंसेस के तो छोटी छोटी बातें हैं सवाल में, और कोई गड़बड़ नहीं थी, ज्यादा छोटी छोटी बातें थी, ठीक है। अच्छा जी फिलहाल अब चूंकि टाइम खत्म हो गया है, इसलिए इधर सिर्फ वो शॉर्टकट जो बाद में समझा भी दूंगा, 100% सेम ट्रीटमेंट एज इंटरेस्ट एक्सपेंस एज। तो ये आपको क्यों मैंने लिख दिया, ये सिलेबस में फिलहाल है नहीं, बात बहुत मुश्किल है आए, लेकिन मैं आपको ना ये सवाल के अंदर इसलिए डाले रहने दिया कि मैं आपको यहां पे समझा दूंगा। एक ये ग्रेचुटी, एक वारंटी, बिल्कुल 100% सेम ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसा। तो मैं कल फॉर्मेट के अंदर ना ये दोनों चीजें लिख कर दे दूंगा एहतियातन, कि अगर गलती से कभी आईकैप ग्रेचुटी या वारंटी का लफ्ज लिख दे तो परेशान नहीं होना। और इधर देखो हद हो गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करते हो, इंटरेस्ट पेड को माइनस करते हो ना, वही काम यहां पे करना है। ग्रेचुटी पेड को
माइनस करना है नीचे, ग्रेचुइटी एक्सपेंस को ऐड बैक करना है ऊपर। वारंटी हो तो वारंटी एक्सपेंस को ऐड बैक कर देना, ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस जहां पे करते थे, और नीचे वारंटी पेड को 100% सेम ट्रीटमेंट है। कल इस पे बात करेंगे। अहम बात तो सुन लो जाते जाते, सुनो सुनो सुनो। जी तो आपने कर लेनी है, असल तो है एडजस्टमेंट एज। हम 15 वाले साल की कैश फ्लो बना रहे हैं और वो कह रहा है 15 जनवरी 16 पर कंपनी ने डिक्लेयर किया फाइनल डिविडेंड ऑफ 15 नहीं लेंगे। फाइनल ऑफ 15 कहां जाता है? 16 में। लेकिन फाइनल ऑफ 14 तो है, इसको लेना था। 12.5 को नहीं लेना, और पिछले वाले का तो वैसे ही 0 है, जिसको लेना है 0 को, तो एक ही डिविडेंड आना था, एक ही डिविडेंड आना। सुनो, रिटेन्ड अर्निंग के लेजर में सिर्फ एक डिविडेंड आना था 35% वाला, और वो भी कौन सा डिविडेंड है? कैश डिविडेंड है। ठीक है, कैश डिविडेंड है। बोनस डिविडेंड तो वैसे ही क्या है? 0। डन। तो सुनो, अब सुन लो प्लीज, चुप नहीं करेंगे तो छुट्टी नहीं होगी। ये सवाल 23 इंटू 1.8 करके अब नहीं करना, आपने 1.5 करके करना है। अब जल्दी करना है सवाल, कोशिश करके। और फिर कल मुझे बच्चे जरा कोई 70-80% बच्चे मुझे दिखा देंगे कि हमने अटेम्प्ट कर लिया इस सवाल को, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी डिस्कशन अपलोड कर दूंगा। वो डिस्कशन आपने सुन लेनी है अपनी ईज पे, बिस्तरे से लेट के सुन लेना भावे आराम नाल। ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले सवाल होगा तब। शर्त यह है कि पहले सवाल अटेम्प्ट करेंगे तब। एक दफा पूरा सवाल खुद करेंगे, डिस्कशन भी मिलेगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।